Hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to revise or we can say we are going to continue with section 185. हमने नेशनल डिफेंस फंड तक ओवर कर लिया था, रिवीजन इसके रिस्पेक्ट में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब 184 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में है, वो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में है, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में है, तो वो उसे हम 188 करने के बाद कर लेंगे। ठीक है, 185 सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 185 जो है मेन बुक है, पर हम इससे पढ़ेंगे। हमको जब लगेगा कि यार हमको मेन बुक से पढ़ने का है, तो हम जो है मेन बुक से एक बार देख लेंगे। ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेक्शन 185 से। राइट, अब 185 और 186 और 188 ये तीन आएंगे सेक्शन बड़े बड़े, और जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे और जिसमें थोड़ा सा लगेगा कि यार ये बहुत ही लंबा सेक्शन जा रहा है, समझने का इसमें बहुत सारा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुन लेना। जो है बाद में जो क्वेश्चन जब हम करेंगे वो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। बिलीव मी, एक बार 185, 186 और 188 कर लिया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 185 क्या है? लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा। अब लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है, अब समझो इधर रिस्ट्रिक्शन से क्या बोला है कि 185(1) के अगर हम देखें वैसे तो कि 185(1) में रिस्ट्रिक्शन बोल दिया, 185(2) में अगर हम देखें तो है परमिशन। तो 185(1) में है रिस्ट्रिक्शन, 185(2) में है परमिशन, 185(3) में है नॉन एप्लीकेबिलिटी, और 185(4) में है आई थिंक पेनल्टीज। ठीक है, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए, वो लिख लीजिए एक जगह। अगर आप ट्री बनाने का है तो 185(1) है हमारा रिस्ट्रिक्शन, 185(2) में हमारा एक्सेप्ट, और 185(3) में हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी, और 185(4) में हमारा कॉन्ट्रावेंशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा। तो लोन में क्या बात कर रहे हैं? नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ना तो आप डायरेक्टली लोन दे सकते हो ना इनडायरेक्टली लोन दे सकते हो। पहले तो क्या था कि डायरेक्टली लोन में ही प्रोहिबिशन था, अभी इनडायरेक्टली भी, कि आपने अगर एजेंट के थ्रू या इंटरमीडियरी के थ्रू अगर आपने लोन दे दिया तो वो भी आप लोन नहीं दे सकते। किन किन को? ठीक है, आप लोन नहीं दे सकते। तो नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग बुक डेप्ट, गिव एनी गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। तो तीन चीज़ें हैं, ना तो लोन दे सकते हैं, ना तो गारंटी दे सकते हैं, और ना तो सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे सकता लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। लोन, गारंटी, सिक्योरिटी ना तो डायरेक्टली आप दे सकते हैं, ना तो इनडायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। किनको नहीं दे सकते? डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी। किनको? डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते। रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, तो उनके रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, और पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। साथ ही साथ अगर डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग या होल्डिंग कंपनी और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर अगर किसी फर्म में पार्टनर है, अगर किसी फर्म में पार्टनर है, तो उस फर्म को भी नहीं दे सकते। तो हमने क्या पढ़ा? लैंडिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, सेकंड है रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, थर्ड है पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, और फिर फर्म जहाँ पे रिलेटिव पार्टनर जो है उस फर्म में पार्टनर है। रिलेटिव या पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, नहीं सॉरी, रिलेटिव डायरेक्टर उसके रिलेटिव किसी फर्म में अगर पार्टनर है तो उस फर्म को भी आप नहीं लोन दे सकते, ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली। लोन, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब मुझे बताओ कि आपने जो है लोन की बात करें तो इधर लोन मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा, ठीक है, अमाउंट होना चाहिए, कैश होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी ने फ्लैट दे दिया है डायरेक्टर को ऑफ लैंडिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी, फ्लैट दे दिया किराए पे, तो ये लोन नहीं माना जाएगा। ना तो ये लोन डायरेक्टली माना जाएगा, ना तो इनडायरेक्टली माना जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली का मतलब है कि एजेंट के थ्रू हमने पैसा दिलवा दिया। ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट लोन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको इनडायरेक्ट लोन में ये कवर हो गया कि हमने फ्लैट सेल करा डायरेक्टर को कम प्राइस पे। ठीक है, या अपने बोल दिया कि डायरेक्टर को हमने अगर फ्लैट दिए है परक्विजिट से अगर आप दे रहे हो, तो अगर नॉन कैश जो कंपोनेंट है तो इनडायरेक्टली में कवर नहीं होगा। इनडायरेक्टली तो वो होता है कि आपने एजेंट और इंटरमीडियरी के थ्रू पैसे भिजवाए हैं। ठीक है, अब लोन अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हो तो ये कवर नहीं है। ठीक है, लोन अगर आप बोनाफाइड है, अगर आप बोनाफाइड एडवांसेस दे रहे हो तो ये कवर नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मोड से अदर देन कैश अगर कुछ पैसे वैसे दे रहे हो तो वो कवर नहीं है। ठीक है, अदर देन कैश अगर आप कुछ दे रहे हो एज ए लोन
तो वो इधर कवर नहीं होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि लोन इंक्लूडिंग बुक डेब्ट गारंटी सिक्योरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, और रिलेटिव डायरेक्टर और रिलेटिव किसी फर्म में अगर पार्टनर है तो उस फर्म को भी आप नहीं दे सकते। चलो आती बात 185 सबसेक्शन 2 की। अब जैसे कि हमने 185(2) में पढ़ा परमिटेड ट्रांजैक्शन, तो यही है इधर परमिटेड ट्रांजैक्शन। परमिटेड ट्रांजैक्शन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट आप ऐसा कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन, कुछ कंडीशन से आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, आप इस टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर सकते हो, मतलब कि आप लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हो किसी भी पर्सन को। अब पर्सन के ऊपर एम लिखा हुआ है, वो अभी अपन समझेंगे कि पर्सन का मतलब क्या होता है। वो सब्जेक्ट टू कंडीशन के ऊपर सी लिखा हुआ है, अभी हम वो देखेंगे कि सी का मतलब क्या होता है, ये सी है, ठीक है। तो किसी पर्सन को दे सकते हो। अब कौन कौन से पर्सन है? प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर है किसी प्राइवेट कंपनी में। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर डायरेक्टर या रिलेटिव किसी फर्म में पार्टनर है तो उस फर्म को नहीं दे सकते लोन, पर इधर हम ये पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर किसी कंपनी में, और जब डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है तो उस प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकते हैं। डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट में होल्ड करता है अप टू 25% ऑफ वोटिंग पावर, तो बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकते हैं। या तो डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ लैंडिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ लैंडिंग कंपनी, ठीक है, उसके डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन पे बॉडी कॉर्पोरेट के बीओडी एमडी मैनेजर एकस्टम्ड टू एक्ट। तो या तो डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट में 25% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, या तो डायरेक्टर ऑफ या बोर्ड ऑफ लैंडिंग कंपनी के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे, इधर लैंडिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंडिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उसके इंस्ट्रक्शंस पे बॉडी कॉर्पोरेट के बीओडी एमडी मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन दिया जा सकता है, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के एमडी मैनेजर या बीओडी अगर एकस्टम टू एक्ट है तो दे देंगे। जो एकस्टम टू एक्ट नहीं है पर 25% की वोटिंग पावर या उससे ज़्यादा है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकते हैं, या तो अगर डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है तो उनको लोन दे सकते हैं। पर लोन दे सकते हैं तो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराओ सबसे पहले, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन द नोटिस ऑफ मीटिंग, साथ ही साथ या ये जो अभी अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन द नोटिस ऑफ मीटिंग। सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है? फुल पर्टिकुलर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन गारंटी सिक्योरिटी की भैया ये लोन गारंटी सिक्योरिटी पूरा पर्टिकुलर, पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन कि मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ ये यूटिलाइज कैसे होगा। तो अपन ने क्या पढ़ा कि फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन एंड अदर फैक्ट। तो फुल पर्टिकुलर ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन एंड अदर फैक्ट बताते हुए, ठीक है। और लोन यूटिलाइज होना चाहिए फॉर प्रिंसिपल, जो भी हम दे रहे हैं तो लोन यूटिलाइज हो जाना चाहिए फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप लोन दे रहे हो तो चलेगा, ठीक है, आप लोन दे सकते हो, ठीक है। सही तरीके से पढ़ोगे तो ये सेक्शन बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। अब 185(3) नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 185 क्या बोल रहा है कि अगर आप देखो 6 सिचुएशन है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पहली सिचुएशन, अगर लोन दे रहे हो एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस टू एमडी या होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। अगर लोन दे रहे हो एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस, वो कंडीशन एक्सटेंड टू ऑल एम्प्लॉयज़। अब वे जो है लोन जो है वो कंडीशन एक्सटेंड टू ऑल एम्प्लॉयज़ है। अब जब जो सारे एम्प्लॉयज़ को जो कंडीशन है, मतलब कि जो लोन सबको दिया जाता है वही डायरेक्टर को दिया जा रहा है, तो ऐसा कोई स्पेशल लोन तो दे ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, 185 एप्लीकेबल नहीं होता है। लोन एज अ स्कीम दिया जा रहा है एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को, देखो या तो ऐसा कंडीशन ऑफ सर्विस है या तो ऐसा स्कीम दिया जा रहा है जो जिसके स्कीम के रिस्पेक्ट में जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, OR भी नहीं पास हुआ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, तो भैया ठीक है उसकी स्कीम के तहत लोन दे दो आप। तीसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे बैंक, NBFC और अदर कंपनीज जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रही है और उसका अगर इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोज टू द टेनर ऑफ लोन, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड उससे या उससे ज़्यादा है अगर इंटरेस्ट, तो ये कंडीशन अगर पूरी होती है ये नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 185। फिर कुछ चीज़ें और अच्छी है, देखो इधर तो अभी अपन ने सारी लोन की बात करी, लोन ठीक है, इधर लोन गारंटी सिक्योरिटी पर इधर अपन ने बैंकिंग कंपनी की बात कर ली,
ठीक है, इधर ऐसा कंडीशन ऑफ सर्विस दे रहे हैं, एक तो ये है कि स्कीम के तहत दे रहे हैं या तो बैंकिंग कंपनी ही ऐसा कर रही है। अब आती है होल्डिंग और सब्सिडियरी के रिस्पेक्ट में रिलेशन, होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडियरी। सबसे पहले होल्डिंग होल्डी ओन सब्सिडियरी को लोन दे रहा है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। होल्डिंग होल्डी ओन सब्सिडियरी को गारंटी या सिक्योरिटी दे रहा है, वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। होल्डिंग जो है गारंटी सिक्योरिटी, इधर गारंटी सिक्योरिटी आ गया सब्सिडियरी को दे रहा है, अब सब्सिडियरी को दे रहा है, होल्डिंग गारंटी सिक्योरिटी सब्सिडियरी को दे रहा है, ठीक है। वो सब्सिडियरी यूटिलाइज कर रही है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। अब सी गारंटी सिक्योरिटी के लिए होल्डी ऑन सब्सिडियरी और सब्सिडियरी दोनों में सेम है, ठीक है। अब अपन ने बात करी थी कि अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ 185, ये 185 के परव्यू से ही बाहर है, इसको इनडायरेक्ट लोन में भी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जब अपन ने पढ़ा फिर कॉन्ट्रावेंशन है, कंपनी को 5 लाख से 25 लाख, ऑफिसर को भी 5 लाख से 25 लाख, साथ में 6 महीने की जेल है। और डायरेक्टर जिसे, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको दे रहे हैं डायरेक्टर टू होम लोन गारंटी सिक्योरिटी गिवन, उसको भी 5 लाख से 25 लाख है, और उस भाई को भी 6 महीने की जेल पहुंचा दी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पशंस के पॉइंट है और इस तरीके से जो है हमारा 185 ही ओवर हो जाएगा। अब 185 ओवर हो जाएगा तो बनती बातें हमको 185 के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, राइट। तो कुछ एग्जाम्पशन है वायर नोटिफिकेशन। पहला जो एग्जाम्पशन है प्राइवेट कंपनी को है, दूसरा एग्जाम्पशन है वो गवर्नमेंट कंपनी को है। क्या बोलते हैं कि दोनों कंपनी में एक चीज़ कॉमन है, नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। अब प्राइवेट कंपनी की कंडीशन क्या है कि वो प्राइवेट कंपनी जहाँ पे नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड अमाउंट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, बोरोइंग कर रहे हैं अगर ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट से बोरोइंग कर रहे हैं फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट, और अमाउंट अगर बोरो किया है ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा है इन रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कि ये जो भी अपन एग्जाम्पशन देख रहे हैं, ये एग्जाम्पशन ऐसी है कि इसको नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट करा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ 185 शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ये अप्लाई नहीं होगा जिसकी शेयर कैपिटल, इन हुज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड अमाउंट। दूसरा, द बोरिंग ऑफ सच कंपनी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो है लेस देन ट्वाइस, इसका बोरिंग जो है लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। फिर बात आती है नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, कोई डिफॉल्ट नहीं है इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, ये बोरिंग ली भी है और कोई डिफॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग में। गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप गवर्नमेंट कंपनी को भी जो है एग्जाम्पशन है अगर उसने प्रायर अप्रूवल ले ली हो मिनिस्ट्री से या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। कुछ पॉइंट समझने के हैं कि भाई आप समझो एट द टाइम ऑफ मेकिंग लोन, जब आप लोन दे रहे थे तब 185(1)(2) एप्लीकेबल नहीं था। मतलब 185(1) क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, और 185(2) अपना जो होता है कि जहाँ जिस कंडीशन पे अलाउ करते हैं, और 185(3) तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पे है। तो समझो 185(1) या 2 ऐसे केस में कुछ एप्लीकेबल नहीं था, पर आफ्टरवर्ड शादी वादी हो गई होगी, आफ्टरवर्ड जो है वो डायरेक्टर की रिलेटिव हो गई। अब बाद में डायरेक्टर की रिलेटिव हो गई है तो ऐसे केस में 185 एप्लीकेबल हो गया लोन के बाद। बट ऐसे केस में जो है वो जो पुराना लोन है उसको इफेक्ट नहीं होगा, वो चलते रहेगा, ठीक है। देन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, फिर जो उसके बाद के जो लोन हो रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है, फर्दर लोन पे ये प्रोविजन लगते हैं, पुराने लोन पे 185 नहीं लगेगा। मतलब 185 हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे देखते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे रिलेशनशिप नहीं है तो ठीक है, अगर बाद में रिलेशनशिप हुई तो बाद से लगेगा, कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पे लगेगा, ठीक है। एडवांसेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हो तो नहीं, ठीक है, तो भी नहीं लगेगा। अब और लोन का मतलब क्या होता है, लोन का मतलब होता है पैसे देना, लोन का मतलब होता है पैसे एडवांस करना। तो क्या होता है लोन का मतलब, एडवांस ऑफ मनी, ठीक है। तो देखो इसमें आते ही बात सेल ऑफ फ्लैट, अगर आप सेल ऑफ फ्लैट कर रहे हो तो 185 102 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट सेल पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो क्रेडिट सेल भी जो होता है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सेल ऑफ फ्लैट देखो इधर भी लिखा हुआ है, अगर आपको इधर वर्ड दिख रहे हो कि a company selling its flat to a director agree to pay sale consideration, ठीक है, to the company installment does not amount to loan to director, it simply amount to credit sale।
ये 185 102 एप्लीकेबल नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक क्रेडिट सेल है, ठीक है। बोनाफाइड एडवांस दे रहे हो जैसे आप सैलरी का, तो बोनाफाइड एडवांसेस है तो फिर आप वैसे भी नहीं दे सकते, वैसे भी ये लोन में कवर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि कंपनी ने हाउस लिया, ठीक है, हाउस को परचेस करा या हाउस को लीज पे लिया और डायरेक्टर को दिया, तो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जो कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करा है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इधर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वो उसको लोन मत मान लेना, ठीक है। फिर एक छोटी चीज़ ये भी आती है कि समझो कंपनी किसी 185 182 पर्सन जिस पे 185 1 और 185 2 एप्लीकेबल है, मतलब पर्सन जिस पे 185 1 और 185 2 जो स्टेटेड है, पर्सन ने किसी को लोन दिया, ठीक है। कंपनी उस पर्सन के बिहाफ पे गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है। तो उस पर्सन के बिहाफ पे गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है। तो उसने किसी को लोन दिया है, वो कंपनी उस पर्सन के बिहाफ पे गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन गिवन बाय एनी पर्सन, लोन कौन दे रहा है, गिवन बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन 185 1 एंड 185 2 टू अदर पर्सन। अगर पर्सन स्पेसिफाइड है 185 1 और 185 2 में, वो लोन किसी को दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं कि कल को ये लोन पे नहीं कर पाए तो इन्होंने गारंटी सिक्योरिटी दी है, ये इनको पे कर देंगे, तो ऐसे केस में जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है, ये 185 अप्लाइज टू, ठीक है, ये इधर एप्लीकेबल हो जाता है। सॉरी, इस पर भी 185 अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कि अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात है, हमने जो रिलेटिव की बात करी, तो रिलेटिव की डेफिनेशन वो जो 2 सबसेक्शन 77 में है वो ही है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव है इसकी डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 77 में देख रखी है। अब इन केस अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, दैट डजंट मीन कि वो वेकेशन के ग्राउंड है, ये वेकेशन के ग्राउंड में नहीं आता। तो वेदर लोन इज टेकन बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 185 1 और 2 इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, तो ये जो ग्राउंड है ये कवर्ड नहीं है 167 में, ठीक है। तो ये जो है इधर वेकेशन के ग्राउंड्स नहीं है। तो इस तरीके से जो अभी हमने जो करा है, ये हमने 185 के सारे प्रोविजंस अराउंड 15 to 16 मिनट्स में हमने देख लिए हैं, ठीक है, और हमने सिस्टमैटिक तरीके से इसको समझ लिया है। अब बनती बात है इस पर क्वेश्चन करने की, ठीक है। पर अब एक बार जो है 185 के साथ 186 कर लेते हैं, फिर जो है हम फिर क्वेश्चन साथ में कर लेंगे 185 और 186 के साथ में, ठीक है। तो समझो 185 में जो अभी हमने बात करी थी, 185 में उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि लोन टू डायरेक्टर, ठीक है, 185 1 185 2 परमिटेड लोन्स पड़े थे, 185 1 में रिस्ट्रिक्शंस है, 185 3 में नॉन एप्लीकेबिलिटी है, और फिर कॉन्ट्रावेंशन है, और फिर कुछ हमने एग्जेम्पशंस पढ़ी थी जो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को दी गई है, ठीक है, और कुछ जनरल पॉइंट्स तो रिमेंबर थे। अब 186 आता है, ये लोन देने की बात कर रहे हैं। अब इधर जो है लोन टू अदर्स, ठीक है, तो एक तो होता है लोन टू डायरेक्टर, अब इधर आती है लोन टू अदर्स। अब इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे कुछ छोटी चीज़ है, सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो कंपनी अपनी सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और सब्सिडियरी की सब्सिडियरी हो सकती है, ठीक है। तो कंपनी की 2 सब्सिडियरी हो सकती है, पर सेकंड सब्सिडियरी की थर्ड सब्सिडियरी नहीं हो सकती, अनलेस अगर वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी है। तो मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी है तो थर्ड सब्सिडियरी आपकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी होनी चाहिए, अदरवाइज थर्ड सब्सिडियरी नहीं हो सकती। और इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी वो तो अपन ने पढ़ ही लिया है। एक एक्सेप्शन ये है कि कंपनी ने एक्वायर करी है अदर कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो अदर कंपनी जो आउटसाइड इंडिया एक्वायर करी है उसके यहाँ जो है 1 से 2 से ज़्यादा सब्सिडियरी अगर वहाँ पे अलाउड है, तो ऐसे केस में सब्सिडियरी बियॉन्ड 2 लेयर्स चलेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी के रिस्पेक्ट में। अब आती बात 186 की, तो 186 की बात करें तो 186 का स्ट्रक्चर देखें, जहाँ पे सबसे पहले वही है कि स्कोप कि लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, इधर भी जो है वो लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी है। कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो यही था कि इधर भी लोन है, गारंटी है, सिक्योरिटी है, और एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेस और अदरवाइज, ठीक है, सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वही सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर टू बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन,
ठीक है, टू बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन, ठीक है, टू अदर पर्सन भी इधर कवर है। अब समझो, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट टू इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, वो कवर नहीं है इधर। अब अगर आप लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो समझो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो सिंस इधर लिखा हुआ है बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो अदर पर्सन के तो शेयर्स एक्विजिशन कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के ही कर सकते हो, तो इसलिए सिर्फ इधर बॉडी कॉर्पोरेट लिख के रखा है। फिर ऐसे केस में जो है अदर पर्सन नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात है, इधर बॉडी कॉर्पोरेट लिख के रखा है। अब आती है बात लिमिट की, तो आप कितना कर सकते हो, तो लोन ऑलरेडी मेड और टू बी मेड दोनों मिलाकर, ठीक है, लोन ऑलरेडी मेड और टू बी मेड वो है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम उसका 100%, और फ्री रिजर्व उसका 60%, और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को टोटल करके उसका 100%, विच एवर इज हायर, वो होना चाहिए आपका आउटस्टैंडिंग लिमिट। आप इतना लोन जो है दे सकते हो, ठीक। अब इससे एक्सेस में जाना है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो विच एवर हायर। अब इससे अगर ऊपर जाना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, मतलब कि प्रीवियस ऑथराइजेशन लगेगा, जहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट की, टोटल अमाउंट जो है इतना हम बोरो कर सकते हैं, टोटल अमाउंट इतना बोरो कर सकते हैं। देखो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, ये हमने देखा। ये मैं सेक्शन 180 लेके बैठा हूँ। 180 में भी अपन ने ऐसे ही पढ़ा था कि अमाउंट बोरो, पर इधर लोन लेना था, ठीक है, इधर लोन देना था और उधर लोन देना। 180 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी में जो ऑलरेडी बोरो टू बी बोरो था, उसमें पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर आप ज़्यादा बोरो कर रहे हो तो आपको वैसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थी, तो उधर लेने की बात थी, इधर जो है आप दे रहे हो, ठीक है, तो इधर दे रहे हो, तो इधर भी यही है कि अगर ऑलरेडी मेड टू बी मेड जो है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है 100%, विच एवर इज हायर। अगर वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो सेट करा है, अगर उससे हायर होता है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, जिसमें टोटल अमाउंट बताना पड़ेगा कि आप इतना अमाउंट जो है बोरो, इतना अमाउंट आप लोन दे सकते हो, ठीक है, पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब कि स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा। अगर होल्डिंग कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है होल्डिंग सब्सिडियरी को, ऐसे केस में जो है बस डिस्क्लोज कर दे डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे केस में डिस्क्लोज कर दे डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब समझो इधर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, बस सिर्फ जो है डिस्क्लोज कर दे डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब समझिए तो रिजोल्यूशन अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में है तो पोस्टल बैलेट, तो दोनों केस में जो है रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से चल सकता है। अगर हम देखें हमारे मैनर ऑफ रिजोल्यूशन में, तो रिजोल्यूशन इधर पोस्टल बैलेट है। अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी कर रहे हो, दे रहे हो, या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो इन दी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इन्वेस्टमेंट बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर, तो ऐसे केस में सब चीज़ें जो है पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन चलेगा, ठीक है, पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन चलेगा, जनरल मीटिंग में नहीं चलेगा। पर इन्वेस्टमेंट के केस में तो इनफैक्ट जनरल मीटिंग में चलेगा, मतलब कि रिजोल्यूशन सब में चलेगा। सिंपल सी बात, रिजोल्यूशन कोई सा भी है, लोन गारंटी सिक्योरिटी हो, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, जनरल मीटिंग में भी जो है चलेगा और पोस्टल बैलेट भी चलेगा। पर अगर आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है, तो उधर ये मान लेते हैं कि पहले सब कुछ चलेगा, दोनों मैनर चलेंगे, पर लोन गारंटी सिक्योरिटी में जनरल मीटिंग में नहीं, पोस्टल बैलेट से ही चलेगा। साथ ही साथ एक एक्सेप्शन और है कि ओपीसी कंपनी या कंपनी हैविंग 200 मेंबर, ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। इनको जो है पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस थ्रू पोस्ट। तो सिंपल सी बात है, क्या देखा हमने कि अगर लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सबसे चलेगा, पर लोन गारंटी सिक्योरिटी जो है जनरल मीटिंग से नहीं चलेगा, और कुछ ओपीसी या कंपनी हैविंग 200 मेंबर, तो ऐसे केस में जो है पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा। सो ये हमने पढ़ा, जिसे हमने स्कोप पढ़ा कि हम लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बॉडी कॉर्पोरेट अदर पर्सन को दे रहे हैं, इंडिविजुअल को कर रहे हैं हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये कवर नहीं है। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% और फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल मिला के 100% विच एवर हायर, उससे ज़्यादा अगर कभी होता है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। चलो
अब समझते हैं। हाउएवर, अब समझो, अभी तो अपन ने जो बात करी वो पढ़ी अपन ने स्पेशल डिसोल्यूशन की। अब हाउएवर यूनानिमस बोर्ड डिसोल्यूशन 2 जगह लगता है, 186 सबसेक्शन 6 में और 203 सबसेक्शन 3 में। तो क्या बोला है कि कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर हु इज प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका कंसेंट चाहिए। मतलब कि यूनानिमस बोर्ड डिसोल्यूशन, मतलब अगर आपको लोन देना है, ठीक है, अगर आपको लोन देना है तो ऐसे केस में लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना है तो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास होगा। पर अगर वो अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। मोर ओवर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नीडेड, जिससे आपने टर्म लोन लिया है। तो जिससे अगर आपने टर्म लोन लिया है तो प्रायर अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीडेड, जिससे टर्म लोन लिया है। पर प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने जो बोरोइंग करी है ऑलरेडी मेड और टू बी मेड, अगर वो विद इन लिमिट करे है तो ऐसे केस में जो है बाकायदा आपको क्या जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप जो है अप्रूवल नहीं भी लोगे तो चलेगा, अदरवाइज आपको अप्रूवल लेना है। साथ ही साथ दोनों चीज़ें, अगर लिमिट में है और अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है रीपेमेंट में तो फिर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अप्रूवल लेने की जरूरत तो है। आप लोन गारंटी सिक्योरिटी जो भी आप दे रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो जो भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्रिवेलिंग यील्ड से ज़्यादा होना चाहिए, इवन इफ इफेक्टिव यील्ड इज मोर देन प्रिवेलिंग यील्ड। देखो, इफेक्टिव यील्ड दे के रखा है और प्रिवेलिंग यील्ड दे के रखा है, तो हमको प्रिवेलिंग यील्ड पे फोकस करना है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जैसे कि आप जितने भी साल का लोन दे रहे हो उस साल तक के जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके आसपास जो है उस टाइम तक के सिक्योरिटीज जो है जीसेक की जो प्रिवेलिंग यील्ड है, यील्ड ऑफ जीसेक, वो देखा जाएगा, इफेक्टिव यील्ड नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव यील्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे, कि अगर सेक्शन 8 कंपनी जिसके अंदर 26% या उससे ज़्यादा की पेड अप कैपिटल, इधर 20% नहीं है, इधर 26% है, अगर 26% या उससे ज़्यादा की पेड अप कैपिटल जो है होल्ड करके रखी है, किसने होल्ड करके रखी है, इंडस्ट्री रेगुलेटरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने अगर होल्ड करके रखी है तो ऐसे केस में जो है हेल्ड करके रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, उन्होंने हेल्ड करके रखी है, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी अगर पेड अप कैपिटल इनने हेल्ड करके रखी है और जिन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, मतलब अच्छी सेक्शन 8 कंपनी तो होनी ही चाहिए। तो अगर ये लोन दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और लोन काहे के लिए दे रही है, लोन प्रोवाइड फॉर फंडिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री रेगुलेटरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर ये फंडिंग कर रही है तो ऐसे केस में जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपनी अंडर सेक्शन 12 से भी इन पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सर्टन लाइसेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी की। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मीनिंग होता है कि वो कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर, डिवेंचर या सिक्योरिटी करना हो, ये डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लिया जाएगा अगर इसकी टोटल एसेट का 50% वो या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी में, या तो उसकी टोटल इनकम का 50% या उससे ज़्यादा इनकम जो है डिराइव होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी डीम्ड मान ली जाती है। ये हमने चीज़ समझी। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी वो है 186 सबसेक्शन 11। और फिर कॉन्ट्रावेंशन की इधर बात नहीं करी, लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली थी। कॉन्ट्रावेंशन की बात या तो नीचे हो जाएगी, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रावेंशन स्पेसिफिक एज सच कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पर नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी कुछ तो भी है, ठीक है, इसको देखना एक बार समझना कि क्या बोला है कि लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कौन कर रही है, हाउसिंग, इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या कंपनी इंक्लूडिंग NBFC इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। क्या है, कंपनी इंक्लूडिंग NBFC इंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल था, अब कमर्शियल कर गया है, बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल या अपन बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज और प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू देम, और प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज और प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो ये इधर आता है, ठीक है। तो कंपनी इंक्लूडिंग NBFC, इधर NBFC भी आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी,
तो वही इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर अपन ने डेफिनेशन देखी तो इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी इन राइट शेयर, इन पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। तो अपन ने ये पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी इन राइट इशू या इन्वेस्टमेंट बाय बॉडी कॉर्पोरेट, ये कुछ तो भी था प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है राइट इशू में, या एनबीएफसी जो है इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग कर रही है, इन्वेस्टिंग या लैंडिंग एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, बाय एनबीएफसी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का, तो इन पे जो है नॉन एप्लीकेबल है। अब समझो कुछ और चीज़ें हैं। डिफेंस वाली गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या बोल रहे हैं, डिफेंस वाली गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी इंगेज इन डिफेंस, या गवर्नमेंट कंपनी अनलिस्टेड है, या गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, इन केस सच कंपनी ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी इन केस कंपनी ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इन सब लोगों पे भी जो है 186 अप्लाई नहीं होता। अब मतलब वो ये अच्छी कंपनी तो होनी चाहिए, नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। और इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में हमने डेफिनेशन देख ली, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हमने समझ लिया, मतलब कि इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ठीक है, अब जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करके वो बेटर तरीके से समझ लेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी हमने देख लिया कि हाउसिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है। अगर जो है कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इन पे नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी इन राइट इशू, तो इन पर नहीं लगता है। एनबीएफसी अगर इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग एक्टिविटी कर रही है तो इनका प्रिंसिपल बिजनेस अगर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है तो इन पे नहीं लगता। तो इस तरीके से जो है 186 का हमने ये देख लिया नॉन एप्लीकेबिलिटी। साथ ही साथ हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब देख लिया, कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी देख ली कि किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और छोटी मोटी और चीज़ें देख ली थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया, प्रायर अप्रूवल लगता है पीएफआई का, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो लिख ही लेना। यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, पर अगर औकात से ज़्यादा कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन में बाकायदा टोटल अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर यही बात है कि लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है टू इंडिविजुअल हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर वो कवर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 185 और 186 पढ़ा। अब बनती बात है कि 185 186 में हमको क्वेश्चंस करने हैं और उस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो सो हम स्टार्ट करते हैं लोन टू डायरेक्टर्स 185 के सेक्शंस क्वेश्चंस। In the light of the provisions of Companies Act, examine whether the following transaction in case of a public company, whether the following transaction in case of a public company can be termed as loan to director. Sale of company flat, okay, company flat ले लिया, company sale of company flat to a director at a prevailing market price, out of which director ने पे करा 50% immediately and उसने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं बैलेंस 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो ये तो वैसे भी लोन नहीं है, ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। ये क्या देखा था, ये हमने जनरल पॉइंट्स में देखा था, राइट, कि सेल ऑफ फ्लैट तो इनफैक्ट ये 185 182 में कवर नहीं है, ये क्रेडिट सेल है। देख लेते हैं इसको, एक बोल के रखा है कि ट्रांजेक्शन इज इन नेचर ऑफ क्रेडिट सेल, कैन नॉट बी कंसिडर एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ लोन। ओके, सेकेंड, मेकिंग अ डिपॉजिट विद द लैंडलॉर्ड, मेकिंग अ डिपॉजिट विद द लैंडलॉर्ड अंडर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या लिखा है, मेकिंग अ डिपॉजिट विद द लैंडलॉर्ड मेकिंग अ डिपॉजिट विद द लैंडलॉर्ड, कंपनी ने डिपॉजिट रखा है लैंडलॉर्ड के पास अंडर लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन को सिक्योर करने के लिए फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यूज़ करेगा, और कंपनी ने जो है डिपॉजिट दिया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कवर नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी कंसिडर एज ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एज इट इज़ द कंपनी नॉट द डायरेक्टर हु हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजेक्शन। ओके, एज इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द डायरेक्टर हु हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर बात आती है कि आपने जो है सैलरी एडवांस की 50,000 की टू द एम्प्लॉय हु इज़ द वाइफ ऑफ एमडी। अब एम्प्लॉय हु इज़ द वाइफ, अब देखो सैलरी आपने एडवांस दी है, तो वैसे भी अगर आप सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर ये बोनाफाइड सैलरी है, ठीक है, या आप सबको ही देते हो, ये रीजनेबलनेस है इस एडवांस में, तो बोनाफाइड सैलरी तो कवर नहीं होती। यही लिखा हुआ है कि अगर आपने एडवांसेस, ठीक है, इज पेड टू वाइफ ऑफ द एमडी इन हर कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय की कैपेसिटी में दिया है, बोनाफाइड एडवांसेस नहीं कवर होते हैं, ठीक है। फिर आती है बात लोन टू फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज अ पार्टनर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर भी नहीं जाता। तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, वही डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आते नहीं है। चलो अब
अगला क्वेश्चन, ऐसे 10 क्वेश्चन है, ठीक है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ सेवरल कंपनीज, तो एक्स जो है वो डायरेक्टर ऑफ सेवरल कंपनीज, ही हैज अप्रोच्ड द फॉलोइंग कंपनी, तो एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ सेवरल कंपनीज, ही हैज अप्रोच्ड द फॉलोइंग कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर। तो एक्स है वो डायरेक्टर ऑफ सेवरल कंपनीज है, ही हैज अप्रोच टू द फॉलोइंग कंपनी, गया बोला कि यार मुझे दो लोन दो, ठीक है ना, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल हेल्प फॉर ओन पर्सनल बिजनेस, ठीक है। अब देखो किसके पास गया, पब्लिक लिमिटेड के पास, ठीक है, फिर एक गया है वो एक फाइनेंस लिमिटेड, मतलब ये एनबीएफसी लग रही है बॉडी, ये एनबीएफसी टाइप की लग रही है, और एक लग गया है वो प्राइवेट कंपनी के पास, ठीक है। फर्स्ट नेम कंपनी हैज एग्रीड टू ग्रांट लोन 50 लाख, उसने तो बोल दिया कि चल यार तेरे को 50 लाख दे देता हूँ मैं। सेकेंड कंपनी ने भी 50 लाख दे दिया। थर्ड कंपनी उसने बोला कि 50 लाख तो नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। तो पब्लिक कंपनी, तो ऐसा है कि पब्लिक कंपनी, एनबीएफसी और नहीं सॉरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एनबीएफसी, पब्लिक ने दे दिया 50 लाख, प्राइवेट ने दे दिया 50 लाख, थर्ड कंपनी गारंटी दे रहा है, वो लोन नहीं दे रहा है, उसने गारंटी दी, ठीक है। गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन सैंक्शन टू मिस्टर एक्स बाय प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक ने एक्स को सैंक्शन किया होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो है गारंटी दे दी टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़। एडवाइस मिस्टर एक्स अबाउट द लीगल प्रोविजंस दैट शुड बी कंप्लाइड विथ। अब समझो, अभी हमने बात करी थी कि आप लोन नहीं दे सकते, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ लैंडिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर को नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इधर तो जो है पब्लिक कंपनी लोन दे रही है, तो वैसे तो नहीं दे सकती। फिर हमने पढ़ा था कि दे भी सकती है, दे सकती है किस पर्सन को, प्राइवेट कंपनी को दे सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट को दे सकती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर जो है डायरेक्टर के डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, समझते हैं अब क्या बोलना चाह रहे हैं। 185 नो कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो अभी अपन ने बात करी कि लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट लोन इंक्लूडिंग बुक डेप्ट नहीं दे सकते डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और फर्म जिसमें डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर है, पार्टनर रिलेटिव को भी नहीं दे सकते, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ कंपनी इन विच इट्स होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर इनको नहीं दे सकते। अब और इनफैक्ट अ फर्म जहाँ पे डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर है, ये अपन ने पढ़ा था। अब हाउएवर डिस्ट्रिक्शन इज मेंशन अबव शेल नॉट अप्लाई, मतलब कि नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टर को लोन चाहिए, वो नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें बोला है कि अगर आप डायरेक्टर को लोन दे रहे हो एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस तो आप लोन दे सकते हो, या ऐसे स्कीम के तहत लोन दे रहे हो तो लोन दे सकते हो। तो कंडीशन ऑफ सर्विस और स्कीम के तहत लोन दे रहे हो तो लोन दे सकते हो। इधर होली ओन सब्सिडियरी की तो बात नहीं आ रही है, डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही पॉइंट है। या तो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो लोन गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। तो लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो फॉर द ड्यू पेमेंट ऑफ एनी लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन और एनी इंटरेस्ट इज चार्ज, और इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है एट द रेट नॉट लेस देन प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 10 जो भी है, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, कि प्राइवेट कंपनी पे उसके लिए कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में ऐसा है कि नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड अमाउंट, ये जो भी हमने पढ़ा था। फिर बोरिंग ऑफ सच कंपनी जो है, बोरिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है, और कोई डिफॉल्ट नहीं हो इन द रीपेमेंट, तब जाके ये प्राइवेट कंपनी जो है लोन दे सकती है। तो पब्लिक कंपनी भी लोन दे सकती है, प्राइवेट कंपनी भी लोन दे सकती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो भी जो है लोन दे सकते हैं। अब समझो क्या लिखा है, एक्सपेंडेबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इजी फाइनेंस लिमिटेड मे ग्रांट लोन इफ दे फॉल्स अंडर द एक्सेप्शंस। देखो ये पब्लिक लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड अगर एक्सेप्शन में फॉलो गई तो दे सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी दे सकती है अगर ये एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस या ऐसे स्कीम के तहत अगर वो लोन दे रही है तो। और ये जो है ओके, ये तो फाइनेंस था, ओके, एक्सपेंडेबल इंडस्ट्रीज और फाइनेंस के रिस्पेक्ट में था। और
ठीक है। फाइनेंस लिमिटेड के लिए तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो याद रखना पड़ेगा वो प्रिवेलिंग यील्ड वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। और एक्सपेंडेबल इंडस्ट्रीज में वही स्कीम के तहत अगर आप लोन दे रहे हो तो लोन दे सकते हो, ये एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस। और प्राइवेट लिमिटेड में भी अगर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करी तो कोई मिला के क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट था, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी पे था पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी जो है कट करते इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं है, राइट। चलो आपके सामने कट कर देते। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने कट किया। अब जो है ओके, अगला क्वेश्चन, DRT लिमिटेड इज अ डायरेक्टर ऑफ PCS लिमिटेड। तो मिस्टर DRT जो है वो डायरेक्टर है PCS का। द सेड कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विड फंड एंड मिस्टर DRT इज इन डायर नीड ऑफ फंड। In order to mitigate the hardship, Mr. DRT of the board of director of a PCS wants to lend. ठीक है, in order to mitigate the hardship of Mr. DRT, the board of director of PCS Limited wants कि चलो उसको लोन देते हैं, lend 5 लाख to him and 2 लाख to his wife। अब 2 लाख तो जो है रिलेटिव में कवर हो जाता है और इधर कवर हो जाता है। स्टेट वेदर सच लोन कैन बी गिवन एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन। लोन पे तो वैसे रिस्ट्रिक्शन है पर अगर दे सकते हैं, अगर एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस दे रहे हो तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देखें तो ग्रांटिंग ऑफ लोन टू डायरेक्टर रिलेटिव इज इन वायलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में देखें तो ये क्या प्राइवेट लिमिटेड है, ये अभी तो PCS लिमिटेड है तो ये तो कंट्रावेंशन है। पर अगर व्हाट वुड बी आवर आंसर इन केस इफ द कंपनी PCS लिमिटेड वुड हैव इन PCS प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको अगर ये कंडीशन पूरी कर दी है तो लोन जो है वो दे सकती है। इन द केस एग्जाम्पशन है। अगर प्राइवेट कंपनी जिसमें नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड, प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे बोरोइंग ऑफ सच कंपनी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट वो ट्वाइस पेड ऑफ कैपिटल से कम है और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग और कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइंडिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, तब जाके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूरा का पूरा डायरेक्ट ही था। तो सिंपल सी बात है, जो नवंबर 12 में क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आते थे। अब आया एक और बड़ा क्वेश्चन। देखो इधर आपको बड़े क्वेश्चन से टैकल करना ही पड़ेगा, आएंगे आपको बड़े क्वेश्चन दिखेंगे। मिस्टर ओके इज अ डायरेक्टर ऑफ VRS लिमिटेड, ही एंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ हिज ओन यूज़। अच्छा, उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज़। डायरेक्टर को, हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं जाएगा शायद तक ये लोन, ये पब्लिक कंपनी है, ध्यान रखो। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटेड टू बी 1.35 करोड़। ओके प्रपोज टू फाइनेंस पार्टली फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज टू द ट्यून ऑफ 60 लाख। अब जो बैलेंस है 75 लाख, तो अब जाके वो 1.35 लाख होंगे फ्रॉम हाउसिंग लोन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओके, ये तो एग्जाम्पशन में कवर है। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन ही हैज अप्रोच द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड, ठीक है। तो इधर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास गया ये। अब देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास चले गए तो पर सी हमने जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करी थी वो स्पेसिफिकली हमने 186 के बारे में बात करी थी। जब लोन जो है वो अदर देन डायरेक्टर जा रहा है लोन, ठीक है, लोन अदर देन डायरेक्टर को दे रहे हैं, तो उसमें अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी के बारे में बातचीत करी थी। पर इधर अगर अपन बात करें तो इधर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन किसको दे रही है, डायरेक्टर को दे रही है। तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास अप्रोच हुआ which has in principle agreed to grant the loan but has put a condition, which has in principle agreed, उन्होंने agree करा कि चलो लोन देते but has put a condition put by the housing finance company is that company VRS limited of which OK is a director should provide the guarantee for repayment। क्या है condition? that the company VRS limited, ठीक है, कि वो जो कंपनी है ना वो हमको गारंटी दे फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द प्रपोज्ड एग्रीमेंट फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन टू मिस्टर ओके, कि हम तुमको लोन दे रहे हैं पर तुम्हारी कंपनी वाले हमको गारंटी दे तो हम तुमको जो है लोन दे देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर ओके ऑन द मैटर ऑफ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मुझे बताओ, वो बोल रहे कि तुम्हारी कंपनी वाले हमको गारंटी दे दे, हम तुमको लोन दे देंगे। अब समझो अगर अपन देखें तो क्या बोला है कि अगर वो गारंटी दे तब जाके हम लोन देंगे। इधर अगर हम बात करें तो एज पर सेक्शन 185 नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। तो ना तो एडवांस कर सकती है, ना तो जो है गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, या तो सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन।
ठीक है। तो कोई भी जो कंपनी है ना तो एडवांस कर सकती है, ना तो गारंटी दे सकती है, ना तो सिक्योरिटी दे सकती है। ये तो हमने एक बेसिक सी बात कर दी। इसको डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ कंपनी विच इज़ होल्डिंग कंपनी या पार्टनर रिलेटिव और एनी फर्म जिसमें डायरेक्टर रिलेटिव इज अ पार्टनर। इन द प्रेजेंट केस लोन वॉज सैंक्शन बाय हाउसिंग कंपनी टू द डायरेक्टर। तो देखा जाए तो इन द प्रेजेंट केस लोन वॉज सैंक्शन बाय हाउसिंग कंपनी टू द डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंपनी इन विच OK इज अ डायरेक्टर शुड प्रोवाइड अ गारंटी। गारंटी बाय कंपनी VRS लिमिटेड, गारंटी बाय कंपनी VRS लिमिटेड of which OK is a director, to guarantee by company VRS Limited of which OK is a director for repayment of loan and interest as per the terms of proposed agreement is not allowed. तो गारंटी बाय कंपनी VRS Limited, अगर VRS Limited गारंटी दे रहा है of which OK is a director for repayment of the loan and interest as per the terms of proposed agreement is not allowed. पर अब देखो जो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने जो बात करी है कि गारंटी हम लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, बस ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था कि जो है अगर होल्डिंग कंपनी गारंटी सिक्योरिटी दे रही है होली ओन सब्सिडियरी को या सब्सिडियरी को, ठीक है, इधर समझ में आता है। तो इधर तो डायरेक्टर ने हाउसिंग बैंक से लोन लिया है और हाउसिंग बैंक को गारंटी देनी है, तो ऐसे केस में कवर नहीं है। अब समझो इधर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन को देख रहा था तो मैं क्वेश्चन को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एंगल से देख रहा था। तो इधर दोनों एंगल देखना पड़ेगा। इधर जो एंगल है, इधर VRS लिमिटेड का भी एंगल है, ठीक है, ये एंगल देखना पड़ेगा और हमको VRS लिमिटेड के एंगल से ये क्वेश्चन करने का है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो तो लोन दे सकती है, वो तो अपन ने पढ़ लिया कि कोई उसमें कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, वो तो एग्जेप्शन है। तो VRS कंपनी ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना जो है गारंटी दे सकती है, ठीक है। तो अगर गारंटी दे दी तो कंपनी शैल बी पनिशेबल। अब जब गारंटी दे दी है तो ऐसे केस में पनिशेबल हो जाएगा। पनिशेबल 5 लाख से 25 लाख। ऑफिसर भी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनको भी जो है 5 लाख से 25 लाख और 6 मंथ ऑफ फाइन, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन रेंजिंग फ्रॉम 5 to 25। एंड द डायरेक्टर और द अदर पर्सन टू हुम लोन एडवांस और गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद लोन्स एंड एडवांसेस टेकन बाय हिम, ठीक है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन 5 लाख से 25 लाख। तो ये क्वेश्चन इस मामले में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इसमें जो है पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एंगल से क्वेश्चन करना था, पर हमको VRS लिमिटेड के रिस्पेक्ट से भी क्वेश्चन देखना है कि वो कंपनी एक तरीके से गारंटी दे रही है। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही हमने लिख लिया है कि स्टार्टिंग में लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, देन बाद में जो है VRS लिमिटेड से हमको क्वेश्चन करने का है। तो थोड़ा सा समझने का था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अच्छा एक क्वेश्चन आता है, वो है हमारा क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन तक हमको जाने का है, 63 पे अभी हम। क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ द इक्विटी पेड अप कैपिटल। देखो क्वीन कंस्ट्रक्शन ने एक्वायर करा है 60% ऑफ इक्विटी पेड अप कैपिटल ABC लिमिटेड का, मतलब वो सब्सिडियरी हो गई, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडियरी हो गई, ठीक है। क्वींस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज़ प्लान टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन फॉर विच एडिशनल फंड इज रिक्वायर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू अवेल एडिशनल एक्सपोजर ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम द बैंक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि चलो एडिशनल एक्सपोजर लेते हैं 10 करोड़ का फ्रॉम द बैंक। चलो ठीक है, एडिशनल एक्सपोजर लेते हैं 10 करोड़ का फ्रॉम द बैंक। अब बैंक से इनको लोन लेने का है। द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यूड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। चलो ये पेड अप की बात आ रही है, थोड़ा बहुत लिमिट की बात हो सकती है इसमें, ठीक है। पर इधर जो है अभी 185 में लोन टू डायरेक्टर है। इधर देखो, इधर अभी देने की बात करी, ये लेने वाला सिचुएशन आ रही है। अब लेने वाली सिचुएशन है तो याद रखो 180 सबसेक्शन 1 का क्लॉज C, अमाउंट बोरोड टू बी बोरोड, ठीक है। तो उसमें पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम देखी जाती है, ठीक है। चलो, और कैपिटल रिजर्व नहीं देखा जाता। चलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ओपन कैश क्रेडिट लिमिट फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रीपेबल इन 3 मंथ, ओके। लोन ऑब्टेन अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग व्हीकल, लोन अगर आपने कुछ ऑब्टेन करा है हायर परचेस एग्रीमेंट के तहत फॉर एक्वायरिंग व्हीकल और लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज। अब इधर 180 वाला सेक्शन भी आ सकता है। क्या बोला है, ABC लिमिटेड अप्रोच करा क्वीन कंस्ट्रक्शन के पास, ओके। देखो अब समझो,
क्वीन कंस्ट्रक्शन, पहले तो क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के रिस्पेक्ट में, क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के रिस्पेक्ट में बात करें, उन्होंने एक्वायर करे है एबीसी लिमिटेड के, ठीक है, शेयर। तो एबीसी लिमिटेड हो गई सब्सिडियरी, ठीक है। और फिर ये बोल रहे थे कि क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को लोन लेने की ज़रूरत है। चलो, एक तो ये चीज़ है समझने की, और ये पूरा डेटा क्वीन कंस्ट्रक्शन का दे दिया। पर अगर आप नीचे पढ़ रहे हो तो इधर तो दूसरा ही चीज़ है, एस्पेक्ट, एक और नया एस्पेक्ट पूछ रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड क्वीन कंस्ट्रक्शन के पास आ गई कि हमको लोन दो। तो ऊपर लोन लेने की बात आ रही है और नीचे लोन देने की बात आ रही है, क्योंकि एबीसी लिमिटेड क्वीन कंस्ट्रक्शन के पास आ गया कि हमको 25 लाख का लोन दो एंड स्टैंड एज गारंटर, साथ साथ लोन भी दो और साथ ही साथ गारंटी भी, स्टैंड एज अ गारंटर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन ऑफ ₹10 लाख टू बी सैंक्शन बाय बैंक। अब मेरे को बताओ, लोन देखो सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी को गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हैं। लोन देने के रिस्पेक्ट में तो अभी भी रोक टोक है कि सब्सिडियरी को आप लोन नहीं दे सकते, क्योंकि हमने गारंटी और सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ही बात करी है। चलो देख लेते हैं। टू लोन 25 लाख प्लस 10 लाख विल बी यूटिलाइज बाय एबीसी। अच्छा, किस में करेगी? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना ही चाहिए। अब you being the financial advisor of a company advise the board of directors about the procedure to be followed to avail additional exposure of 10 crore from the bank। सबसे पहले तो procedure to be followed to avail the additional exposure of 10 crore from the bank, उसका, और साथ ही साथ ये भी evaluate करो whether the loan and guarantee by Queen Construction Limited to ABC Limited is valid। तो देखो, लोन देना तो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोन किसको दे रहे हो? सब्सिडियरी को दे रहे हो। अब देखो, वो सब्सिडियरी को दे रहे हो, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अब देखो, लोन सब्सिडियरी को दे रहे हो, अपन ने क्या पढ़ा था कि लैंडिंग कंपनी या लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते। लैंडिंग कंपनी और लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते, लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते, और सब्सिडियरी और सॉरी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते। फिर आती बात रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, फिर रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर आता है, फिर पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर आता है, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। अब इधर जो है, पहले लेने वाला केस समझ ले कि देने वाला केस, पहले अपन चलो देने वाला केस समझ लेते हैं। अभी अपन देने वाला देख रहे हैं। तो अब देखो, ये लोन की बात आ गई, यही आ गया कि लोन गिवन बाय क्वीन कंस्ट्रक्शन टू एबीसी नहीं दे पा रहे, इज नॉट वैलिड। तो समझो, आप लोन डायरेक्टर को नहीं दे सकते ऑफ लैंडिंग और होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर या पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, इनको नहीं दे सकते। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि होली ऑन सब्सिडियरी, क्या लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू इट सब्सिडियरी। वो सब्सिडियरी को लोन नहीं दे सकती, वो सब्सिडियरी को लोन नहीं दे सकती, अदर देन होली ऑन सब्सिडियरी, वो होली ऑन सब्सिडियरी को लोन दे सकती है। पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है, गारंटी सिक्योरिटी पे नहीं लगता, गारंटी और सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। तो अपन ने पढ़ा है कि गारंटी गिवन बाय क्वीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू द बैंक फॉर लोन सैंक्शन टू एबीसी लिमिटेड इज वैलिड एज पर द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 185 नॉट अप्लाई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता। पर लेने वाले की रिस्पेक्ट में हम बात करें 180 सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी। अब इधर समझो क्या बात कर रहे हैं। देखो, अब इधर अपन ने पढ़ा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पेड अप कैपिटल है 20, ठीक है, प्लस फ्री रिजर्व है, तो फ्री रिजर्व है। अब मैं बताओ, अपन ने पढ़ा था कि उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, कैपिटल रिजर्व नहीं आता। तो अगर हम देखें तो पेड अप 20 है, जनरल रिजर्व है 3 है, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो इधर कवर नहीं है, तो 23, ठीक है। तो 23 लाख तक के लोन आप ले सकते हो, और उसमें टोटल बोरिंग ऑलरेडी मेड और टू बी मेड। अब इसमें जो है टेम्प्रेरी लोन तो आते नहीं है, तो अगर आपने कैश क्रेडिट लिमिट फॉर वर्किंग कैपिटल टू बी पेबल इन 3 मंथ, तो ये नहीं आएगा। लोन ऑब्टेन अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग व्हीकल, अब इधर लोन जो एक्वायर करो हायर परचेस एग्रीमेंट की तरह फॉर एक्वायरिंग व्हीकल, तो ये आ सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी लोन ऐसा कुछ बोल के नहीं रखा है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर आप जो ले रहे हो बैंक और अदर पार्टी से, तो ये भी आ सकता है। तो 15 और 16 लाख तो इधर कवर है, 7 लाख तक का एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट केस एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व अमाउंट टू 23 करोड़, ठीक है। कैपिटल रिवेन्यू रिजर्व, ये कोई फ्री रिजर्व तो है नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व हैज नॉट कंसिडर्ड एग्जिस्टिंग बोरोइंग अदर देन टेम्परेरी लोन आर 16 करोड़, बोर्ड आर अलाउड टू बोरो ओनली 7 करोड़ विदाउट कंसेंट ऑफ द कंपनी। हाउएवर टू अवेल द बोरिंग ऑफ 10 करोड़, हमको 10 करोड़ की बोरोइंग को और अवेल करना है। टू अवेल द बोरिंग ऑफ 10 करोड़, 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 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू कन्वीन द जनरल मीटिंग। तो
अवेल करना है बोरिंग ऑफ 10 करोड़, तो ऐसे केस में आप 7 करोड़ तो ले सकते हो, बट आपको जो है एक्स्ट्रा 3 करोड़ के स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ जाएगा क्योंकि लिमिट से ज़्यादा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द बोरिंग ऑफ 10 करोड़। और आपको ये लिखना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू बी बोरोड, तो टोटल अमाउंट विच कैन बी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो वही बात है। ओके इधर देखो एक ये चीज़ है कि इसको लॉन्ग टर्म लोन माना है, इसको लॉन्ग टर्म लोन नहीं मानते हुए ये है लोन लिया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पज। और अभी अपन ने पढ़ा था कि भैया भले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म लोन हो, बट फिर भी वो शॉर्ट टर्म लोन भले ही हो पर हमको फिर भी जो है उसको लोन नहीं माना जाएगा, टेम्परेरी लोन, तो इसको इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसको इंक्लूड करा है। अतः इसको ऐसा इसलिए इंक्लूड नहीं करा है कि ये लॉन्ग टर्म है, इसको इसलिए इंक्लूड करा है, तो इसका रीज़न अलग है। इंक्लूड करने का रीज़न लॉन्ग टर्म नहीं है, इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि भैया ये जो है बाकायदा ये टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये बात करते हुए जो है बाकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट विच कैन बी मैक्सिमम विच कैन बी बोरोड। चलो तो ये जो है मई 18 में अच्छा खासा जो है पूछा गया था 8 नंबर का, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कट करा है, राइट। ओके तो 63 क्वेश्चन भी हुआ, अब हम पढ़ेंगे 64 क्वेश्चन की तरफ। ओके तो क्या है, ASP लिमिटेड लिस्टेड कंपनी सिक्योर्ड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द यूज ऑफ इट्स मैनेजरियल डायरेक्टर। तो ASP लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने सिक्योर करा है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द यूज ऑफ इट्स MD by entering into lease arrangement with the landlord. As per the terms of agreement, ASP Limited deposited a sum of 10 लाख as rental advance। वही सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, और अपन ने पढ़ा था सिक्योरिटी डिपॉजिट इधर कवर नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है कवर, तो अदर द सेड डिपॉजिट क्या वो लोन मान लिया जाएगा क्या? तो क्या बोला, क्या बोल के रखा है कि जो है नो कंपनी, सबसे पहले तो 185 बता दिया कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन एडवांसेस, लोन गारंटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं दे सकता, ठीक है। किसको नहीं दे सकता? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, फिर होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी, पार्टनर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ फर्म जिसमें डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर है, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये समझना पड़ेगा कि इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 185 द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द लैंडलॉर्ड अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर MD कैन नॉट बी कंसिडर as a transaction of loan as it is the company and not the director who has entered into transaction, क्योंकि इधर कंपनी ट्रांजेक्शन में एंटर हुई है। तो इस तरीके से ये भी जो है हमारा ओवर होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये नवंबर 19 में पूछ लिया गया ओल्ड सिलेबस में 4 नंबर का। अब जो क्वेश्चन है हमारे, जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आएंगे 186 पे, और 186 पे 165, 66, 67, 68, 69, तो 4-5 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा 185, 186 भी ओवर हो जाएगा। 185, 186 के रिस्पेक्ट में भी हम बात तो कर ही चुके हैं, ठीक है। इसमें भी हमको लिमिट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब अमर टेक्सटाइल लिमिटेड क्या बोल रहे हैं कि अमर टेक्सटाइल लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, कंपनी हैज़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो अमर टेक्सटाइल लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, तो कंपनी है जो इंगेज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक। कंपनी हैज़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, इधर इन्वेस्टमेंट की बात करिए। कंपनी हैज़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग 70% शेयर्स इन अमर कॉटन कंपनी, ठीक है। 70% शेयर्स इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। एंड इट हैज़ ऑल्सो एडवांस लोन, वो लोन भी एडवांस दे के रखा है अदर बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट मेड एंड लोन ग्रांटेड टू अमर टेक्सटाइल लिमिटेड, लोन ग्रांटेड बाय अमर टेक्सटाइल लिमिटेड, क्योंकि वही दे रहा है, exceed 60% of paid up capital free reserve and also exceed 100% of free reserve or security premium in course of its business requirement. In course of its business requirement, Amar Textile Limited has obtained a term loan from IDBI. और लो, ये भी बात कर ली कि अमर टेक्सटाइल लिमिटेड ने टर्म लोन भी लिया है IDBI से। अब याद रख लो कि आपने एक्सेस में करा है, और वैसे भी जो है आपको प्रायर अप्रूवल तो ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर आपने लिमिट से ज़्यादा, पहले तो लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो आपको इधर इसने टर्म लोन अगर लिया हो, ठीक है, तो फिर भी आपको जो है, भले ही आपने डिफ़ॉल्ट नहीं करा, क्योंकि अब भले ही आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया फिर भी आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लिमिट को ओवर कर दी है, ठीक है। नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 70 to 80। अच्छा, कंपनी को होल्डिंग भी इंक्रीज करनी है 70 से लेके 80% तक।
of the equity share capital in the Amar Cotton Company by purchase of additional 10% from another existing shareholder. State the legal requirement. अब मुझे बताओ कि अगर आपने सबसे पहले तो एक्सेस पे चले गए तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो यही बोल के रखा है कि स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विद बाय अमर टेक्सटाइल लिमिटेड। तो स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाई विद बाय अमर टेक्सटाइल लिमिटेड। अब समझो, अब सबसे पहले तो एक चीज़ तो ये है कि इसने एक्सीड कर दिया, ठीक है। तो लोन ग्रांटेड अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट करा है 70% में, उसने लोन्स एंड एडवांसेस सब दिए। तो देखो इन्वेस्टमेंट भी करा है, एडवांस लोन्स भी ग्रांटेड किए हैं अदर बॉडी कॉर्पोरेट को, एंड द एग्रीगेट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट मेड एंड लोन्स। और सिंपल सी बात है, वो तो साफ साफ बोल रहा है कि एक्सीड कर रहा है। तो सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सबसे पहले तो बोर्ड रिजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है इस टाइप से, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है तो, हमने पढ़ा था। और अगर लिमिट से ज़्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो क्या बोला है कि इसमें अगर हम देखें डायरेक्ट कंक्लूजन पे देखें, ये तो हम पढ़ ही लेंगे इन द प्रेजेंट केस, तो चलो ठीक है, ओके। साथ ही साथ डिस्क्लोजर की बात आ गई, चलो ठीक है, आपको डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा, ओके, डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर की क्या सीन है, चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। और यूनानिमस रिजोल्यूशन, अच्छा पूरा इन्होंने तो पूरा इंटेंस, पूरा एक्सट्रीम बता दिया। चलो ठीक है, एक्सट्रीम पूरा हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोला है स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड बाय अमर टेक्सटाइल। चलो ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट में वो देख लेते हैं। 186 में बोला है कि प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज अकॉर्डिंगली अमर टेक्सटाइल को क्या कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, ना लोन किसी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को, या गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन एंड एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो क्या बोला है, नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना तो लोन दे सकता है, ना तो गारंटी और सिक्योरिटी दे सकता है, ठीक है, ना तो इन्वेस्टमेंट, तो लोन भी नहीं दे सकता, गारंटी सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे सकता, ठीक है। एक्सीडिंग 60%, ये सब नहीं कर सकता, एक्सीडिंग 60%, एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज मोर। तो इससे आप ज़्यादा नहीं दे सकते, जब हमने बात करी। ये हो गया हमारा 186 का सबसेक्शन 2। फिर आती है बात 186(3) की, प्रोवाइड डेट वेयर द एग्रीगेट ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सो फार मेड। तो 186(3) क्या बोलता है, प्रोवाइड डेट वेयर द एग्रीगेट ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सो फार मेड द अमाउंट ऑफ विच गारंटी सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड। तो whether the aggregate of loans and investments so far made, the amount for which guarantee security so far provided, or in all other body corporate along with the investment loan guarantee security proposed to be made or given by the board। तो क्या बोला है 186(3) कि whether the aggregate of loans and investment, तो so far made मतलब कि loans and investment जो आप कर चुके हो, द अमाउंट ऑफ विच गारंटी सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड, तो सो फार मतलब आप जो दे चुके हो, सो फार मेड, सो फार प्रोवाइडेड, और गारंटी सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड टू और इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विथ क्या लिखा है, अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड और गिवन बाय द बोर्ड एक्सीड द लिमिट। ये जो लिमिट से एक्सीड हो रहा है, एक्सीड द लिमिट, नो इन्वेस्टमेंट लोन शैल बी मेड और गारंटी शैल बी गिवन अनलेस प्रीवियसली ऑथराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग। तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो चाहिए, ये होता है 186 का 3, ये बोलता है कि एक्सीड कर गए हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। फिर इन द प्रेजेंट केस की बात कर लिया अपन ने, ठीक है। अब ये तो लिमिट से ज़्यादा ही आ रहा है, ये तो हमने देख ही लिया। स्पेशल रिजोल्यूशन शेल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर ऑथराइज। स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करने पड़ेगा टोटल अमाउंट, तो स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर ऑथराइज टू मेक सच एक्विजिशन, कि कितने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज है टू मेक सच एक्विजिशन। डिस्क्लोजर, ये नई चीज़ आ गई, द कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द मेंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड एंड द पर्पज। ओके, ये 3 चीज़ें ये अपन ने किधर पढ़ी थी,
तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि पर्पस फॉर विच द लोन गारंटी सिक्योरिटी इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज बाय द रिसिपिएंट, पर्पस भी देखना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए वो यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंपनी शेल डिस्क्लोज टू द मेंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल पर्टिकुलर्स, तो कंपनी को मेंबर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एज अ कंपनी उसे मेंबर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। देखो ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, साथ ही साथ पर्पस फॉर विच इट इज यूटिलाइज बाय द रिसिपिएंट, वो किस पर्पस के लिए वो रिसिपिएंट यूटिलाइज करेगा। फिर इसमें यूनानिमस रिजोल्यूशन की बात आती है कि एज पर 186(5), अब यूनानिमस रिजोल्यूशन 186(5), ठीक है, कि नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और गारंटी सिक्योरिटी शैल बी गिवन बाय कंपनी अनलेस रिजोल्यूशन सैंक्शन इन इट इज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो क्या लिखा है कि नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड लोन गारंटी सिक्योरिटी शैल बी गिवन बाय कंपनी अनलेस रिजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट इज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मतलब कि बोर्ड मीटिंग है, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, यूनानिमस जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन नहीं, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन की बात कर रहा है। और साथ ही साथ प्रायर अप्रूवल भी लगेगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। उसका नहीं लगता अगर वो लोन गारंटी सिक्योरिटी अगर जो है या इन्वेस्टमेंट है वो सो फार जो भी हम कर रहे हैं अगर वो लिमिट से कम में होता, अगर डू नॉट एक्सीड द लिमिट एंड कोई डिफॉल्ट नहीं है इन द रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे केस में नहीं लगता, तो ये 186(5) बोलता है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसने लोन किससे लेकर रखा है, इसने लोन किससे लेकर रखा है, ऑब्टेन टर्म लोन फ्रॉम IDBI, और IDBI जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब सिंस वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इससे अप्रूवल लेने की जरूरत थोड़ी ना है। IDBI इज नॉट अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये समझ लो। तो IDBI जो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मस्ट बी पास एट बोर्ड मीटिंग बाय यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, तो ये बोर्ड मीटिंग यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, ये देखा जाता है। और मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एवरी कंपनी जो लोन गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी या मेकिंग एक्विजिशन अंडर दिस सेक्शन, उसको रजिस्टर रखना पड़ेगा, विच शैल कंटेन ऑल पर्टिकुलर एंड शैल बी मेंटेन एज पर द मैनर। तो 186(9) में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है। और इस तरीके से सारे जो है हमारे जो है ऑब्लिगेशंस, वो सारे ऑब्लिगेशंस पूरे होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हुए भी कुछ नई चीज़ हमको समझ में आई। एक तो यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, सारे सेक्शन हमने नोट डाउन कर लिए हैं, और IDBI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, तो लास्ट 3 क्वेश्चन है, 66 देन 67, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा, 68 देन 69, 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और इस तरीके से हमारा 185 और 186 फिर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या बोला है, सॉफ्ट एंड सिक्योर लेंडर लिमिटेड हैज़ कन्वीन्ड अ बोर्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर 2018। तो सॉफ्ट एंड सिक्योर लिमिटेड ने एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करी 25 अक्टूबर को। वन ऑफ द आइटम ऑफ द एजेंडा इज टू अप्रूव द ग्रांट ऑफ लोन 20 करोड़, कि चलो यार लोन ग्रांट करते 20 करोड़ का टू द ईजी गोइंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो लोन ग्रांट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग में ऐसा डिसाइड हो गया। एट द बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ टोटल 6 ऑफ द लेंडिंग कंपनी 5 डायरेक्टर प्रेजेंट, ठीक है, एक्सेप्ट 1 डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग 4 डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया ग्रांटिंग ऑफ लोन, तो ठीक है, किसी ने भी अगेंस्ट में नहीं कराना, तो यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन है। अब यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन में ऐसा होता है कि ऑल डायरेक्टर हुआ प्रेजेंट इन वोटिंग, तो 5 डायरेक्टर प्रेजेंट है और एक्सेप्ट 1 डायरेक्टर एंड द रिमेनिंग 4 डायरेक्टर जो है अप्रूव्ड, मतलब कि प्रेजेंट इन वोटिंग, तो आप प्रेजेंट हो और आप वोट कर रहे हो, तो सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो अगर फेवर में करे, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। इधर कोई अगेंस्ट में नहीं है तो ये चलेगा। इधर एक एब्सटेन है, अगर देखा जाए तो 4 डायरेक्टर ने वोट किया और एक एब्सटेन है, तो एक एब्सटेन है तो भी चलेगा, क्योंकि कोई किसी ने भी अगेंस्ट में तो वोट नहीं किया ना। द बोरिंग कंपनी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, अब ये जो बोरिंग कंपनी है, अब इधर बोला है कि बोरिंग कंपनी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब इधर बोरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, लैंडिंग कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिन द लोन प्रपोजल, तो ठीक है, लोन वैलिड है देखा जाए तो। अप्रूवल, अच्छा ओके, अब क्वेश्चन में स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं बोला, ओके। अगर हम देखें देखें तो ओके, 1 सेकेंड, 5 डायरेक्टर
प्रेजेंट है एक्सेप्ट 1 डायरेक्टर एंड रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 4 डायरेक्टर अप्रूव्ड। अब समझते ये यूनानिमस रिजोल्यूशन में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, एक सेकंड देखते। इन द इंस्टेंट केस सॉफ्ट एंड सिक्योर लैंडर लिमिटेड ने बोर्ड मीटिंग कन्वीन करी ग्रांटिंग लोन 20 करोड़ का। हाउएवर एट द बोर्ड मीटिंग आफ्टर टोटल 6 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर प्रेजेंट है एक्सेप्ट 1 डायरेक्टर, रिमेनिंग 4 डायरेक्टर अप्रूव्ड सिंस द अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ लोन हैज नॉट बीन सैंक्शन बाय पासिंग यूनानिमस रिजोल्यूशन। ओके, ये यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं है, ऐसा लिख दिया डायरेक्ट। 1 सेकंड देखते हैं। यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक बार हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन क्या था। ओके, सो एक ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गई। एक होता है यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन और एक होता है नो रिजोल्यूशन अगेंस्ट। अब यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सभी को वोट करना है, तो सारे डायरेक्टर सभी को वोट करना है, कोई भी अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, कोई भी एब्सटेन नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्रेजेंट है सबको वोट करना है, जो प्रेजेंट है सबको वोट करना है फेवर में, ठीक है। और एक ऐसा है कि जो प्रेजेंट है उन सबको वोट कर नहीं, अब जो प्रेजेंट है उसमें से जो भी वोट करेगा वो फेवर में करेगा, ऐसा नहीं बोला सबको वोट करना है। मतलब कि कोई भी अगेंस्ट में वोट नहीं करेगा, बाकी तुमको जो करना है करो। तो नो रिजोल्यूशन अगेंस्ट, ठीक है। और इधर है यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, ये दोनों चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इधर लिख लेते हैं मीटिंग में ही कि यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब जो है एक बार और क्लियर कर देते हैं कि यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि सबको जो है सारे डायरेक्टर को कंसेंट ऑफ सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर हु प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन तो इधर पास ही नहीं हुआ है, ऐसे यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंप्लायंस में नहीं है। ओके, तो क्वेश्चनिंग ये कंप्लायंस में नहीं है। और बाकी जो है वो तो बोरोइंग कंपनी ने, अगर दूसरा क्वेश्चन देखे तो बोरोइंग कंपनी ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो उधर तो ये चीज़ें अप्लीकेबल ही नहीं होती। उधर के पोर्शन पे तो हमको देखना ही नहीं, क्योंकि वो तो लैंडिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देखना है कि अगर लैंडिंग कंपनी ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग करा है तब क्या होगा। सो इस तरीके से जो है हमने ये वाला क्वेश्चन भी ओवर करा है, ठीक है। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब आती बात अगले क्वेश्चन की। तो स्टार लिमिटेड प्रपोज टू एक्वायर 15% ऑफ इक्विटी शेयर। तो स्टार लिमिटेड प्रपोज टू एक्वायर 15% ऑफ इक्विटी शेयर टू गेन इन्वेस्टमेंट। तो स्टार लिमिटेड प्रपोज टू एक्वायर 15%, तो देखा जाए तो स्टार लिमिटेड प्रपोज टू एक्वायर 15% इक्विटी शेयर ऑफ गेन इन्वेस्टमेंट। तो उसने एक्वायर करा है 15% इक्विटी शेयर ऑफ गेन इन्वेस्टमेंट फॉर 45 लाख, विच हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ 35 लाख। 35 लाख की चीज़ 45 लाख में उसने ले ली, मार्केट प्राइस होगी 45 लाख। स्टार लिमिटेड हैज़ एन आउटस्टैंडिंग लोन 15 लाख टू अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, मतलब इधर लिमिट चेक कर लेना, लिमिट से ऊपर जा रहे हो तो फिर ऐसे केस में जो आपको अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। एंड हैज़ नॉट डिफॉल्टेड। अच्छा, इसने लोन लिया है पर उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है इन रिपेमेंट ऑफ लोन एज स्टिपुलेटेड इन द लोन एग्रीमेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा एडवाइज द स्टार लिमिटेड अबाउट द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द अलावेलेबिलिटी ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, आउटस्टैंडिंग लोन भी है। अब देखते हैं ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार लिमिटेड का जो है उसका 60% देखो तो 0.70 करोड़ है। तो 0.70 करोड़ का 60% होता है 0.42 और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% ये हो जाए 0.20, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। तो 0.42 और 0.20 विच एवर इज हायर, इतना आप कर सकते हो। इधर देखें तो वो कितने कर रहा है, अच्छा 45 लाख कर रहा है। तो इधर तो वैसे भी अगर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो देखा जाता है, कोई फेस वैल्यू थोड़ी ना देखी जाती, तो लिमिट से ज़्यादा कर रहा है। तो सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, यूनानिमस, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा क्योंकि लिमिट से ज़्यादा है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इंस्टेंट कंक्लूजन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रपोज बाय स्टार लिमिटेड इस 45 लाख, क्योंकि देखो फेस वैल्यू नहीं देखते, जो इतना इन्वेस्टमेंट करे वो देखते हैं, वो 42 लाख से ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। प्रायर अप्रूवल बाय मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग वो जरूरी लेना बोलेंगे, ठीक है।
दो स्टार लिमिटेड ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, भले ही स्टार लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, पर ये लिमिट से तो ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे केस में आपको जो है अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो दो स्टार लिमिटेड हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, बट द अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड एक्सिस द लिमिट, अगर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर लिमिट से ज़्यादा है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ बोर्ड रिजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये नवंबर 17 में 4 नंबर का पूछा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ASK हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। इज प्रिपेयर्ड टू गिव हाउसिंग लोन टू द एम्प्लॉय ऑफ मेसर्स न्यू फार्मेसी लिमिटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लोन आर गारंटीड बाय मेसर्स न्यू फार्मेसी। मतलब वही आ गया कि लोन तो वो गारंटी करेंगे मेसर्स न्यू फार्मेसी लिमिटेड, अब उधर वो गारंटी दे रहे, ठीक है। और न्यू फार्मेसी लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। एंड द कंपनी विल एक्सीड, ये जो है लिस्टेड कंपनी नहीं है। साथ ही साथ जो है, तो देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो ASK हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इज प्रिपेयर्ड टू गिव हाउसिंग लोन, वो हाउसिंग लोन एम्प्लॉय को देती है ऑफ न्यू फार्मेसी। कंडीशन ये है कि लोन आर गारंटीड बाय न्यू फार्मेसी लिमिटेड। न्यू फार्मेसी लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, अब वो सामने वाली कोई लिस्टेड कंपनी थोड़ी ना है, इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। एंड द कंपनी विल बी एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट बाय प्रोवाइडिंग द गारंटीज। 1 सेकेंड, क्या लिखा है? द कंपनी विल बी एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट बाय प्रोवाइडिंग गारंटी। वो गारंटी प्रोवाइड कर रही है तो वो लिमिट को एक्सीड कर रही है, ठीक है। अब एडवाइज द कंपनी अबाउट दिस लीगल रिक्वायरमेंट, हमको एडवाइस करना है कंपनी को अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव प्रपोजल। What would be your advice if the company was required to provide security instead of guarantee? अब देखो, what would be your advice कि अगर company was required to provide security instead of guarantee? अब समझो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर वो हाउसिंग लोन दे रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस पर तो 186 एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी है। सामने वाला पर्सन जो गारंटी दे रहा है वो एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में गारंटी दे रहा है। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या एक तरीके से क्वेश्चन कैसे बोला, आंसर कैसे ड्राफ्ट है। एज फॉर 186(2) नो कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना तो लोन दे सकती है टू एनी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट, ना तो लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, या एक्वायर कर सकती है शेयर्स, और लिमिट दे के रखे एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। ये पूरी लिमिट बता दी। अब फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पर्सन डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, ये जो पर्सन है, पर्सन डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। In the instant case, loans are to be guaranteed by Messrs New Pharmacy Limited for its employees, which fall within the purview of explanation, which include guarantee given for the employees. Okay, 186(2) applicable ही नहीं है, इस पे शेडेड मार्क किया था, इस पे ध्यान नहीं दिया गया है और इस पे ही क्वेश्चन आ गया। Okay, 186(2) shall not be applicable in the situation cited in the question. Messrs New Pharmacy Limited can give the guarantee without any condition. तो ठीक है, गारंटी दे सकते हैं without any condition on the limits imposed, मतलब कि इस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, मतलब गारंटी दो विदाउट एनी कंडीशन, हैंस देयर आर नो लीगल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल, कोई लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, मई 18 में 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही पूछ लिया। तो ये जो लिखा हुआ है कि अदर पर्सन जो है वो अदर पर्सन एक्सक्लूड करता है लोन गारंटी सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, तो उधर कवर नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये काटो, बट फिर भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन 68 देखा था और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक और क्वेश्चन देखा था, वो था क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 68 सम वॉट एक जैसे है, ध्यान रखना, ठीक है। एक जैसे क्या है, मतलब कि एक ही तरीके का पैटर्न है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, और वो 185 का क्वेश्चन हो गया, ये 186 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो दोनों को लिख लो, क्वेश्चन नंबर 62 एंड क्वेश्चन नंबर 68। अब आखिरी बात आती है क्वेश्चन नंबर 69 वोग लिमिटेड की। तो वोग लिमिटेड के पास ऑथराइज पेड अप कैपिटल है 250 लाख, ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है 200 लाख, फ्री रिजर्व है द ट्यून ऑफ 150 लाख, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 350 लाख, उसका 60%, 350 लाख का 60% कितना हुआ, 210 लाख, ठीक है। 210 लाख तक ये लिमिट हो गई।
कंपनी ने एडवांस करा है लोन ऑफ ₹160 लाख टू अदर कंपनीज एज ऑन 30 नवंबर, ठीक है, ये अपना देख लिया। नाउ द कंपनी वांट्स टू एडवांस द इंटरेस्ट फ्री लोन। अब इधर अपना 210 की तो लिमिट है, इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, इंटरेस्ट फ्री लोन देना है 60 लाख टू इट्स होली ओन सब्सिडियरी। अब एडवांस देना है इंटरेस्ट फ्री लोन टू होली ओन सब्सिडियरी। अब इंटरेस्ट फ्री लोन तो होली ओन सब्सिडियरी को तो दे ही सकते हैं ना। 1 सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा पूछ लिया इन्होंने कि कंपनी एडवांस करिए इंटरेस्ट फ्री लोन 60 लाख टू इट्स होली ओन सब्सिडियरी। अब देखो होली ओन सब्सिडियरी को तो लोन दे सकते हैं अगर 185 देखे तो देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप लोन दे रहे हो होली ओन सब्सिडियरी को फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, देखते हैं, ठीक है, होली ओन सब्सिडियरी को दे रहे हैं, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज विद द एप्लीकेबल प्रोविजन। अब देखो इंटरेस्ट फ्री लोन तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 185(2) तो है जो एप्लीकेबल भी नहीं होता है, तो लोन आप दे सकते हो। अब देखो समझो 186 की बात करें तो 186 में भी लोन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोन किसको देने की बात कर रहे हैं? लोन बॉडी कॉर्पोरेट या अदर पर्सन, ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन दोनों को है। अब इधर देखो अगर हम बात करें तो 200 लाख 160 लाख तो कवर है, हम 210 लाख तक का लोन दे सकते हैं। वो 210 लाख हमने कैसे निकाले थे कि 250 और 200 जो है 450 होता है, और 450 सॉरी पेड अप कैपिटल 200 और ये 150 350 होता है, 350 का 60% होता है 210 लाख, ठीक है। अगर हम देखें रेट तो 210 लाख और 150 लाख विच एवर इज हायर, तो ये हमारा हो गया 210 लाख। 210 लाख तक आप लोन दे सकते हो। 160 लाख का लोन तो इधर कवर है, आप एक्सेस में 50 लाख दे सकते हो, पर इनको 60 लाख देखना है। अब बात ये आ रही है ये लोन वो लोन इधर कवर है जो आप लोन दे रहे हो और इंटरेस्ट इसमें जो है, इंटरेस्ट बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट यील्ड जो है, गवर्नमेंट यील्ड जितना इंटरेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट यील्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होना चाहिए मिनिमम। और इस इंटरेस्ट फ्री लोन की बात नहीं करें, इंटरेस्ट के लोन की बात करें। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन इधर आता है कि नहीं आता है? कायदे से फिर नहीं आना चाहिए। और मतलब कि आपने जो कंडीशन इधर आप जो है 60 लाख का जो लोन दे रहे हो, तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो तो 185(2) में भी कवर नहीं है, और ये 186 में भी कवर नहीं है। अब देखते हैं इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल जो भी है, कंपनी हैज ऑलरेडी लोन ऑफ 160 लाख, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। अब एग्रीगेट ऑफ प्रपोज लोन एंड एग्जिस्टिंग लोन, प्रपोज लोन और एग्जिस्टिंग लोन 220 हो रहा है, ठीक है, अपनी लिमिट 210 तक की थी। स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज द लोन इज प्रोवाइडेड टू होली ओन सब्सिडियरी। 1 सेकेंड, अब सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द होली ओन सब्सिडियरी। ओके, इधर ये कवर है कि स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब कि अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कर दिया, तो अभी हमने बात करी इधर जो अभी अपन ने इसके पहले वाला कंटेंशन है वो इसलिए ये दिया था हमने कि स्पेशल रिजोल्यूशन इधर जो लोन दे रहे हैं होली ओन सब्सिडियरी को, ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो ये तो इधर कवर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये अगर कवर भी होता, चलो इंटरेस्ट फ्री की जगह अगर चलो ये इंटरेस्ट वाला लोन होता, फिर भी ये लोन किसको दे रहे हैं? होली ओन सब्सिडियरी को दे रहे हैं। अगर देखें तो जो लोन दिया जा रहा है, अगर हम देखें तो ये होली ओन सब्सिडियरी को दिया जा रहा है। तो अगर चलो ये इंटरेस्ट वाला लोन भी होता तो भी ये होली ओन सब्सिडियरी को दिया जाता है, इस पर भी जो है जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास ही नहीं होता, ठीक है। पर ऐसे केस में जो है जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता, पर आपने लिमिट एक्सटेंड कर दी तो आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अब इधर देखो, इधर तो लोन जो है होल्डिंग कंपनी जो है होली ओन सब्सिडियरी को दे रही है, तो उसको बस डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और साथ ही साथ स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा। इनफैक्ट स्पेशल रिजोल्यूशन इसलिए भी नहीं लगेगा, बट द प्रपोज ट्रांजेक्शन इज नॉट वैलिड, ये प्रपोज ट्रांजेक्शन वैलिड ही नहीं है, एज इंटरेस्ट फ्री लोन आर नॉट अलाउड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन एज स्टेटेड इन सेक्शन 186(7). तो प्रपोज ट्रांजेक्शन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, एज दी इंटरेस्ट फ्री लोन इज नॉट अलाउड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन एज स्टेटेड 186(7). तो 186(7) जो बोल रहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वैलिड नहीं है, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडियरी को दे सकती है, वह आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री लोन आर नॉट अलाउड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन एज स्टेटेड इन 186(7). साथ ही साथ इसको लिख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। सो इस तरीके से हमने जो है बाकायदा 11 क्वेश्चन कवर किए हैं, हमने 69 क्वेश्चन तक कवर किया है। अगर हम देखें
तो हमने टोटल क्वेश्चंस कितने कवर किए हैं, तो देखते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने स्टार्ट किया था देखो 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 हमने स्टार्ट किया था 185, 59, 60, 61, 62, 11 क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है 59 को भी तो लोगे आप, तो आप ऐसा करो 58 से 69 11 क्वेश्चन अपन ने करे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन है। 185 186 से कवर कर लिए हैं, और क्या चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटे में कवर हो गया है, ठीक है। और नोट्स भी अमेंड हो गए हैं। अगली बार जो रिवीजन होगा पर्टिकुलर इस नोट से ही होगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है। तो देख लेंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। 1 सेकेंड चलो टाटा।